आप सभी का इस कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण पर चर्चा करने वाले हैं। तो 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम का जो मुख्य कारण था वो अंग्रेज़ों का भारतीयों पर किया जाने वाला अमानवीय शोषण था, जिसमें हम राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण के साथ साथ सैनिक कारण पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम राजनीतिक कारण को देखते हैं। राजनीतिक कारण 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और ब्रिटिश क्राउन महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा इस कंपनी को एक रॉयल चार्टर आज्ञा पत्र प्रदान किया जाता है और ये आज्ञा पत्र ट्रेड के क्षेत्र में रहता है और व्यापार के क्षेत्र में ये इसको एक अधिकार प्राप्त रहता है। कि ये कंपनी पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए जाए। देखिए 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है और ब्रिटिश क्राउन महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 एक रॉयल चार्टर आज्ञा पत्र प्रदान करती हैं। वो आज्ञा पत्र जो है कि ट्रेड के क्षेत्र में एक मोनोपोली इसका रहता है कि वो पूर्वी क्षेत्र में जाए और व्यापार करे। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहले अपना जो है कि कोठी स्थापित करती है। उसके बाद 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये अपना विस्तार और तेज कर देती है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में बंगाल का जो नवाब था वो पराजित होता है और रॉबर्ट क्लाइव विजयी हो जाता है। प्लासी का युद्ध इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में मदद करता है। तो वहीं 1764 का बक्सर का युद्ध 1764 के बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति रहता है हेक्टर मुनरो, वो बंगाल के नवाब और अवध के नवाब के साथ साथ जो मुगल बादशाह, ये तीनों की संयुक्त सेनाओं को ये पराजित कर देता है और बक्सर के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित कर देता है। अब देखिए उसके बाद
कहा जाता है कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, तो ये तो एक कूटनीति और षड्यंत्र का परिणाम था। वहीं बक्सर का युद्ध ये अंग्रेजों की आधुनिक सेना और अनुशासित सेना का परिणाम था। उसके बाद एक गवर्नर जनरल वेलेजली भारत आता है और वह एक विलय की नीति लेकर आता है। विलय के सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली ठीक, 1798 से 1805। ठीक, तो लॉर्ड वेलेजली सब्सिडरी अलायंस लेके आता है, सब्सिडरी अलायंस। ठीक, इस सब्सिडरी अलायंस में, जिसे हम सहायक संधि के रूप में जानते हैं, सहायक संधि। अब ये सब्सिडरी अलायंस में प्रावधान ये रहता है कि इस संधि पर जो भी हस्ताक्षर देशी रियासत करते हैं, तो उनको अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में एक अस्थायी ब्रिटिश रेजिमेंट रखने होता है, ब्रिटिश रेजिमेंट स्थापित करना होता है। और इस रेजिमेंट का रख रखाव का जो खर्च है स्वयं इन्हीं राज्यों को वहन करना पड़ता है। दूसरा जो प्रमुख इसमें प्रावधान था वो ये था कि ये अपने पड़ोसी के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते, पड़ोसी के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तीसरा मुख्य जो प्रावधान था वो था अपने पड़ोसी से अगर कोई विवाद है तो इस विवाद को गवर्नर जनरल के पूर्व सहमति से ही उसका समाधान कर सकते थे। ठीक, अब देखिए सहायक संधि का ये प्रावधान कहीं न कहीं जो देसी रियासत थे, जो देशी नरेश थे, उनकी प्रभुता पर सीधे चोट कर रहे थे। और ये एक तरीके से, पूरी तरीके से ये हस्तक्षेप की नीति थी। हस्तक्षेप की नीति थी। अब आइए चलते हैं कि कौन कौन से जो है कि देशी रियासत थे जो इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले हैदराबाद 1798 में इस पे हस्ताक्षर कर दिया। उसके बाद मैसूर और तंजौर, उसके बाद हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर और तंजौर 1799 ईस्वी में, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया, ये क्षेत्र क्रमशः इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये 1801, 1802, 1803 और सिंधिया 1804 में इस पर हस्ताक्षर करता है। अब देखिए इस सहायक संधि ने, सब्सिडरी अलायंस ने कहीं न कहीं जो देशी रियासत थे उनमें भय और असंतोष की भावना भर दी। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल को हम देखते हैं।
लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल को देख लिया। अब लॉर्ड डलहौजी को देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। ये इसकी नीति जो थी वो विलय की नीति, विलय की नीति, हड़प नीति, हड़पने की नीति थी, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस नीति में क्या था? इस नीति में ये था कि जो भी राजा थे उनको गोद लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका कारण ये था कि जब गोद लेने से ही प्रतिबंधित कर दिया तो जो भी रियासत थे उनको ये अपने अधीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिलाना शुरू कर दी। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से राज्य थे जिनको जो लॉर्ड वेलेजली ने इस आधार पर अपने राज्य में मिला लिया। तो सबसे पहले सतारा, दूसरा जयपुर, संभल, चौथा बाघाट, उदयपुर, पांचवा उदयपुर, छठवां झांसी और नागपुर। 1848, 1849 में, उसके बाद 1850, 1852, 1853 और 1854। अब देखिए, इसने लॉर्ड डलहौजी ने इन क्षेत्रों को इसी आधार पर गोद लेने से मना कर दिया और जिनके अपने पुत्र नहीं थे उन क्षेत्रों को ये हड़प लिया। अब इसने इन देशी रियासतों के प्रति भय और असंतोष को और व्यापक किया। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का एक और जो कार्य रहा वो अवध के क्षेत्र में जो था। अवध के क्षेत्र में उस समय का नवाब वाजिद अली शाह था और वाजिद अली शाह अवध के क्षेत्र में 1856 में ये कुशासन के आधार पर इस क्षेत्र को इसने अपने अधीन मिला लिया और वाजिद अली शाह, यहाँ का नाम था वाजिद अली शाह, इसको जो है ठुमरी का जन्मदाता माना जाता है। ये खुद ये पोएट भी था, ये डांसर भी था, बहुत बढ़िया डांस भी करता था और मतलब इसके संरक्षण में कई कवि, कई नर्तक, कई जो है कि गायक और कई आर्किटेक्ट वाले, पेंटर, ये सब इसके संरक्षण में रहते थे। तो जैसे अवध के क्षेत्र को कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अपने अधीन किया तो ये सब बेरोजगार हो गए, ये सब बेरोजगार हो गए। अब ये कहे कि अब हमारे जीवन से अब जो है कि प्रकाश ही गायब हो गया और इसको जब निर्वासित किया गया अवध से तो खुद गायक और ठुमरी का जन्मदाता होने के कारण खुद ये ठुमरी गाते हुए वहां से निर्वासित हुआ कि बाबुल का घर अब छूटो जाए, चार कहार मेरी डोली उठावे, अपनो परायो छूटो जाए। इस तरीके से ठुमरी गाते हुए यहाँ से जो है कि निर्वासित हुआ। तो इस कारण से
अब देखिए, जो 1857 का जब विद्रोह होता है तो यहाँ 75% जनता, ठीक, मेल पॉपुलेशन इस विद्रोह में शामिल होती है और अवध का क्षेत्र में व्यापक रूप से जनता भागीदार होती है। अब आगे चलिए। अब देखिए, 1803 ईस्वी से जो मुगल सम्राट था वो अंग्रेजों के नियंत्रण में रहने लगा था और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह या तो द्वितीय कहा जाए या जफर, जफर के नाम से ये भी कविता पाठ करते थे। तो बहादुर शाह द्वितीय, पहले हम ये जान लेते हैं 1803 में ये जो मुगल बादशाह थे ये अंग्रेजों के नियंत्रण में रहने लगे थे। उसके बाद एम हर्स्ट ये गवर्नर जनरल 1822 से 28 के बीच में ये आता है और ये कहता है कि ऐसा है कि आप अब केवल जो है नाम मात्र के बादशाह हैं, ठीक। उसके बाद ऑकलैंड जो गवर्नर जनरल रहता है तो वो बहादुर शाह जफर को कहा कि आप अपने सारे दावे और अधिकार अब त्याग दीजिए। अब ये वक्त आ गया है कि अब अपने दावे और अधिकार आप जो है कि त्याग दीजिए। उसके बाद जो है कि डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को लाल किला और मुगल महल खाली करने को कहा कि अब लाल किला आप जो है कि छोड़ दीजिए। इस तरीके से देखेंगे कि जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो था इसके प्रति भी ये अमानवीय व्यवहार अंग्रेज करते रह रहे थे, जिससे कहीं न कहीं जो है कि जनता में एक विद्रोह का भाव अंग्रेजों के प्रति पनप रहा था। उसके बाद डलहौजी का एक और काम था, ये रहा कि बम्बई के क्षेत्र में, बम्बई में इसने 1854 में इनाम कमीशन गठित किया, इनाम कमीशन, और इसमें 35,000 भूस्वामियों जमींदारों की संपत्तियों को जांच करने के लिए कहा गया और 35,000 में से 20,000 जागीर को जब्त कर लिया गया। अब हम इस तरह से देखते हैं कि इनकी नीति किस तरीके से जो है कि हस्तक्षेप की रही और धीरे धीरे भारतीय जो देसी रियासत थे उनमें भय का माहौल, असंतोष पनपता जा रहा था और 1857 तक आते आते यह जो है कि एक चिंगारी की आवश्यकता इनको बस थी कि क्रांति शुरू कर लें।